Hey everyone, this is Shubham Dashora and in this video we are going to deal with resonance. Okay, so ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल बात की थी रिएक्शन क्या होती है और रिएजेंट्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टार्ट कर दिया था। इंडक्टिव इफेक्ट हमने सबसे पहले कवर किया था और अब हम लोग हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो भी हम लोग इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है इसको जानने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि रेजोनेंस क्यों होता है, क्या ज़रूरत पड़ी रेजोनेंस की, वाई डू वी नीड रेजोनेंस, क्या समझ आएगा हमको रेजोनेंस से। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने फिनोल का जो मॉलिक्यूल है वो ड्रॉ किया है OH। जब हम इस पे स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने सपोज अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पे अटैक करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है वो। यहाँ पर इस बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी खासी डेंसिटी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे भी जा सकता है, मेटा पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, तो तीनों के इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनने चाहिए थे। पर जब हम इसके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करता है, मेटा पे अटैक नहीं करता है। ऐसा क्यों, ये हमको समझा सकता है रेजोनेंस, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस को ये समझा सकता है। तो इस पॉइंट क्या हो गया कि ये केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन ये दे सकता है जो कि बाकी इफेक्ट नहीं दे सकते थे उस टाइम तक। और ये रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, एक ये हो गया और ये इस तरीके से, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगा है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। पर इसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन हमको देता है हमारा रेजोनेंस। और वो कैसे देता है, वो क्या होता है, वो हम सब लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि रेजोनेंस कहाँ पे हो सकता है, रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए हमको किसी भी मॉलिक्यूल में, ताकि हमको पता चल जाए कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशंस है प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, p ऑर्बिटल्स का उस मॉलिक्यूल में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना रेजोनेंस उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स, एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है प्लेनरिटी ऑफ p ऑर्बिटल्स। यानी कि सारे जो p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो एक प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में, तभी उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रेजोनेंस जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, ये बात ध्यान रखिए, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि वो जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ डिसलोकेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो होता है इंडक्टिव। पर रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। और पाई बॉन्ड हमको पता है किसके ओवरलैपिंग से होता है, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है, ये p ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शेयर हो जाती है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इससे सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऐसे बनता है ना। तो
अगर रेजोनेंस होना है तो एडजेसेंट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है तो एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। सबसे पहले तो p ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और p ऑर्बिटल्स का एक ही प्लेन में होना जरूरी है। अगर ये px है तो ये भी px ही होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको आगे जाके दे पाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस अगर फॉलो हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल में तो ही उसके अंदर पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस हो पाएगा वहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पर हो सकता है, मतलब किस तरीके से कितनी जगहों पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो 6 टाइप्स के हो सकते हैं रेजोनेंस। ठीक है, पहला, सबसे पहले तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में। ठीक है, और इसी चीज़ को हम आगे जाके बोलेंगे कि ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, चलो ED लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दूसरी बात आती है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। ठीक है, तीसरा नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। और एम्प्टी p ऑर्बिटल या वेकेंट p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। तो ये 6 जगह पे है जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। इनके अलावा कहीं पर भी रेजोनेंस होता हुआ नहीं दिखेगा। लोन पेयर पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड, और एम्प्टी p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड। ठीक है, एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल मॉलिक्यूल लिया है जहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर इससे OH अटैच्ड है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इसके पास ये p ऑर्बिटल भी है। कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके पास भी यहाँ पर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो क्या करता है वो अपने लोन पेयर को इस कार्बन के p ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे यहाँ पर ऐसे शेयर्ड थे, तो वो एक तरफ आ जाएंगे कार्बन के p ऑर्बिटल में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर होंगे, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, कार्बन के ऊपर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड कार्बन, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी C इस तरीके से। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। हाइड्रोजन तो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो लोन पेयर अपना इसने इसको सिस्टम को डोनेट किया और कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हम लोग जब भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करते। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग वैकेंसी से शो कर देते हैं कि यहाँ पर इसके पास ऐसे खाली p ऑर्बिटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
और नेगेटिव चार्ज को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं जब भी हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, और जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं या स्केलेटल बनाते हैं तब हम लोग इसे चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक और बात पता चली कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 लोन पेयर्स थे अलग अलग, उसने एक ही डोनेट किया, और या फिर ऐसा कहूँ कि वो एक ही लोन पेयर जो है वो सिस्टम के अंदर डोनेट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ रह रहे होंगे, ये रहे होंगे इसके पी ऑर्बिटल्स के अंदर, और क्योंकि अगर सपोज ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था इन कार्बन्स के बीच में, ये पी एक्स ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना हुआ था, तो ऑक्सीजन जो है वो भी अपने पी एक्स ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उन्हीं को डोनेट कर सकता है, क्योंकि हमने रेजोनेंस की कंडीशन में पढ़ी थी कि पी ऑर्बिटल्स का सेम प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है रेजोनेंस होने के लिए, इसलिए केवल एक लोन पेयर को ही अंदर डोनेट कर सकता है। और अब बात आती है कि अगर ये इस लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है तो इसके लिए कोई स्पेशल नाम होना चाहिए, तो उसका नाम है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं हम डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, और जो इस ऑक्सीजन के ऊपर ही प्रेजेंट रहेंगे या जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे, ठीक है, वो होंगे लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ हम लोग आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या आंसर होगा? यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो एक लोन पेयर जो कि इसके साथ रेजोनेंस में था वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही काउंट होगा, तो यहाँ से हमको एक और, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमको एक और अच्छी बात पता चल चुकी है, वो है कि जो भी डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है वो हमेशा किस में काउंट होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा। और जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है वो उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठता है या फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन में काम आता है, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखें। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस इस तरीके से हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया एक नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जो कि इसकी पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, ऐसे 2 तरीके इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से प्रेजेंट बना होगा। यहाँ पर रेजोनेंस होगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर जो पहले से ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से बन जाएगी। पहले कैसी थी ये स्ट्रक्चर? पहले कुछ इस तरीके से थी, ये C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर नेगेटिव था, तो ये रेजोनेंस होके ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर चली गई। तो यहाँ पर अब केवल इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज ही फील नहीं करना पड़ा, यहाँ पर इसका चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो गया जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल बन गया, क्योंकि अब इसको केवल इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना पड़ेगा, अब इसके पास 2 फॉर्म्स हो गई जिसमें एग्जिस्ट कर सकता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो शेयर हो गया या फिर डीलोकेलाइज हो गया, तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो सकता है। इसके लिए होने के लिए भी यहाँ पर सारे पी ऑर्बिटल्स का एक ही प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे हो सकता है।
पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पर मैंने फिर से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड। ये जो है पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना होगा और इसके पास यहाँ पर वेकेंट पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर हटा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये इसको इसमें डोनेट कर देगा और इस कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको मैं वेकेंट पी ऑर्बिटल से शो करूँगा और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बन कैसी जाएगी, पहले कैसे थी ऐसी, तो अब ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं होगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। अब अपन बात करते हैं पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रेजोनेंस की। पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे हो सकता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बने हैं, वो सबसे पहले जब भी रेजोनेंस का पता करना होना तो पी ऑर्बिटल्स जो है जिस उस मॉलिक्यूल में जितने भी है उन सबको ड्रॉ करके देख लेंगे, ताकि आसान हो जाता है बिल्कुल रेजोनेंस कैसे शो करना है। तो यहाँ पर इनके बीच में इस तरीके से पी ऑर्बिटल की शेयरिंग हो रही थी या पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर दे देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ले लेगा। तो कुल मिला के जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है ना, ये अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर जो है एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसको अपन ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से शो किया। तो इस तरीके से जहाँ पर भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वहाँ पर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस पॉसिबल है। और पी ऑर्बिटल्स का प्लेन होना बहुत ज़रूरी है, वो तो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस की। फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड रेजोनेंस। फिर से वही एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो बॉन्ड है ना, इसके अंदर होमोलिटिक फिजन होगा या फिर अनआयोनिक क्लीवेज होगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो उसको हम ऐसे फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो जो ओवर स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, इस तरीके से। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और अब ये जो फ्री रेडिकल था वो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल का डी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रखा है यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और लास्ट जो है वो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल या वेकेंट पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड रेजोनेंस। सपोज कोई भी यहाँ पर ए मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एक्चुअली, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिसने यहाँ पर एक बी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है जिसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स है। तो ये ए के पास जो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डायरेक्टली इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डायरेक्टली। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स है तो उसके अगर पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है तो वो डायरेक्टली उसको डोनेट कर देता है और इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमने 6 तरीके से रेजोनेंस पढ़ ली कि जहाँ जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। हमने लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में पढ़ लिया, पाई बॉन्ड पढ़ लिया, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड पढ़ लिया, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड पढ़ लिया और फाइनली हमने सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।